बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इमरान अपने फ्लैट के सिटिंग रूम में आराम से कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ने में मसरूफ था कि अचानक उसे एहसास हुआ कि गैलरी में कोई दबे पांव चल रहा है। उसने बेख्तियार चौंक कर अखबार सामने से हटाया और दरवाजे की तरफ देखना शुरू कर दिया। वो इस वक्त फ्लैट में अकेला था क्योंकि सुलेमान उसे नाश्ता देने के बाद बाहर सौदा सलफ लेने के लिए चला गया था। कौन है गैलरी में? इमरान ने ऊंची आवाज में कहा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब न मिला। और वैसे भी अब उसे किसी के दबे पांव चलने का एहसास नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपनी बात को अपना वहम गुमान और दोबारा से अखबार पढ़ने में मसरूफ हो गया। उसने अखबार को एक लम्हे के बाद एक तरफ रखा और दोबारा उठकर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया, लेकिन गैलरी खाली पड़ी हुई थी, वहां पर कुछ भी न था। ये मुझे क्या हो रहा है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में बुड़बुड़ाते हुए कहा और वापस मुड़कर कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसने इस बार फिर अखबार उठा लिया था, लेकिन उसी लम्हे उसे एक बार फिर किसी के दबे पांव चलने का एहसास हुआ। इस बार यह एहसास पहले की निस्बत कहीं ज्यादा शिद्दत से हो रहा था। इमरान ने अखबार वापस मेज पर रखा और खामोश बैठ गया। उसे वाज़े तौर पर महसूस हो रहा था कि कोई आदमी गैलरी में दबे पांव चल रहा है। ये क्या हो रहा है? क्या कोई दिमागी बीमारी तो नहीं है? या सुलेमान की बात सच्ची हो रही है कि ज्यादा चाय पीने से दिमाग पर खुश्की छा गई है? इमरान ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। कुछ देर बाद अचानक किसी के दबे पांव चलने का एहसास जिस तरह पैदा हुआ था उसी तरह से खत्म हो चुका था। इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया और फिर अखबार उठाने लगा ही था कि बेख्तियार एक तवील सांस लिया और मेज पर पड़े हुए फोन की घंटी बजने पर उसको उठा लिया। इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया था। हकीर फकीर हीच मिदावन नादान अली इमरान एमएससी, उसने अपना तारुफ करवाया। इमरान ने रिसीवर उठाते ही कहा तो दूसरी तरफ से इंतहाई मुतरन्नम एक नस्वानी आवाज हंसी की सुनाई दी। इमरान की आंखें इसके हलकों में सर्च लाइट्स की तरह चारों तरफ गर्दिश करने लगी थी। माशाअल्लाह, बड़ा खूबसूरत और मुतरन्नम तारुफ करवाया है आपने, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो एक बार फिर वही मुतरन्नम हंसी सुनाई दी। जिस तरह वजीहा और शकील हो, इसी तरह बातें भी खूबसूरत करते हो। दूसरी तरफ से एक मुतरन्नम नस्वानी आवाज गूंजी के उसका लहजा इमरान के लिए अजनबी था। इस तारीफ का बेहद शुक्रिया। आप शायद मेरी जिंदगी की पहली खातून हैं जिन्होंने मुझे वजी और शकील कहा है, इसलिए मैं आपका जाती तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने मेरी तारीफ की है। कहाँ हाजिर हो जाऊं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। कब्रिस्तान गोरखपुर के साथ मरघट में आ जाओ, रात के 12 बजे, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। माशाअल्लाह, अगर आप वाकई मरघट से ही बोल रही हैं तो फिर पाक एशिया को पसमानदा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस मुल्क के मरघट में खून मौजूद हो वो तरक्की याफ्ता ममालिक को पीछे छोड़ सकता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। पाक एशिया वाकई तरक्की याफ्ता मुल्क है, तुम्हारी तरह खूबसूरत भी है और मुझे पसंद भी है। तुम फिर आओगे ना रात को? जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आओगे ना? जरूर आना, दूसरी तरफ से बार बार दोहराया गया और राब्ता खत्म हो गया। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। अहमक लड़की, रॉन्ग नंबर। अगर मिल ही गया तो कम से कम बात करना तो जानती, किसी होटल, किसी क्लब या किसी रेस्टोरेंट, किसी बार का ही पता बता देती ताकि इमरान साहब वहां खड़े आहें भरते रहते। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और अखबार एक तरफ फिर उठा लिया, लेकिन उसी लम्हे दरवाजे पर एक किसी ने जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर दी। दरवाजा इस तरह बजाया जा रहा था जैसे कोई इंतहाई जल्दी में हो। अरे अरे, क्या कॉल बेल का बटन खराब हो गया है या नजर नहीं आ रहा? इमरान ने उठते हुए कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से निकलकर गैलरी में से होता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजा मुसलसल बजाया जा रहा था। अरे अरे रुक जाओ, मैं इतना भी मजबूत दरवाजा नहीं बना सका हूँ। आखिर सोपर फयाज का फ्लैट है, सरकारी आदमी का, इसलिए सरकारी अंदाज का ही बना हुआ है। इमरान ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए ऊंची आवाज में कहा, लेकिन दरवाजा मुसलसल उसी तरह से जोर जोर से बजाया जा रहा था। कौन है? इमरान ने कुंडी खोलने से पहले ही ऊंची आवाज में कहा। दरवाजा खोलो बाबा, जल्दी करो, दरवाजा खोलो। दूसरी तरफ से चीखती हुई मर्दाना आवाज सुनाई दी तो इमरान ने जल्दी से कुंडी हटाई और फिर दरवाजा खोलते ही बेख्तियार
चौंक पड़ा क्योंकि दरवाजे पर एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी खड़ा था, जिसके जिस्म पर मटियाले रंग का चोगा सा था। सर पर सब्ज रंग की एक चौकोर सी टोपी पहनी हुई थी, जिसके नीचे खुश्क बालों की लिटे रस्सियों की तरह से निकलकर उसके कांधों से भी नीचे तक लटकती जा रही थी। चेहरा वीरान सा था, लेकिन बड़ी बड़ी आंखों से तेज सुर्खी साफ दिखाई दे रही थी। उसने गले में बड़े बड़े मनकों के कई हार पहने हुए थे। मरगड़ न जाना, समझे बाबा? मत जाना और अपने घर में भी लुबान जलाओ और सदका दो। मत जाना। हाँ कह रहा हूं ना, वरना जिंदा वापस ना आओगे, और अभी तुम्हारी जरूरत है। हाँ बाबा, उस दरवेश नुमा आदमी ने भारी सी आवाज में कहा और फिर तेजी से मुड़कर सीढ़ियों से नीचे उतरता चला गया। इमरान हैरत से आंखें फाड़ते हुए उसे जाते हुए देखता रहा। उसने कुछ बोलना चाहा तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी जबान अचानक हरकत करने से माजूर हो गई है। वो तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन दूसरे लम्हे उसका जहन जैसे माऊफ सा हो गया। उसके कदमों में हरकत करने से इनकार कर दिया था। उसे यूं महसूस होता था जैसे वो अचानक पत्थर का बुत बन गया हो। वो दरवेश सीढ़ियां उतरकर उसकी नजरों से गायब हो चुका था, और चंद लम्हों के बाद अचानक इमरान के जिस्म में जिंदगी की लहर सी दौड़ गई और वो बेख्तियार आगे बढ़कर सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे उतर गया। लेकिन वो दरवेश उसे कहीं भी नजर ना आया। वो हैरत से इधर उधर तलाश कर रहा था कि सामने सड़क क्रॉस करके उसे सुलेमान एक तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। उसके चेहरे पर भी हैरत के तासुरात उभरे हुए साफ नजर आते थे। क्या बात है साहिब, आप किसे तलाश कर रहे हैं? सुलेमान ने करीब आकर हैरत भरे लहजे में कहा। उसके हाथ में सौदा सलफ से भरा हुआ एक बैग था। एक मटियाले रंग का लबास पहने सफेद आदमी फकीर नुमा उसे देखते हुए न जाने कहां गायब हो गया है। इमरान ने एक तवील सांस लेकर मुड़ते हुए सुलेमान से कहा, ओ वो तो मस्तान बाबा आपके पास आया था। मगर वो क्यों? सुलेमान ने चौंक कर कहा तो इमरान भी इख्तियार उछल पड़ा। मस्तान बाबा वो कौन है? तुम उसे कैसे जानते हो? सुलेमान ने चौंक कर कहा तो इमरान भी इख्तियार उछल पड़ा। मस्तान बाबा वो मार्केट में अक्सर घूमा करते हैं। दुकानदार उसे खैरात देना चाहते हैं, मगर वो किसी से खैरात नहीं लेते, और जब जी चाहे किसी दुकानदार से कुछ खुद ही मांग लेते हैं। उसे सब मस्तान बाबा ही कहते हैं। मटियाले रंग का लिबास और सब्ज रंग की टोपी पहनता है, लंबे बाल, गले में मनकों का हार होता है। मैंने उसे सामने वाली गली में अभी जाते देखा है। आप भी मटियाले रंग के लिबास का जिक्र जब कर रहे थे तो मुझे फौरन ख्याल आया। सुलेमान ने इमरान के पीछे सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे कहा। कहाँ रहता है वो? इमरान ने होंठ बेचते हुए कहा। मुझे तो मालूम नहीं, वैसे सुना है किसी वीरान इलाके में रहता है। एक बार कोई दुकानदार दूसरे को बता रहा था, लेकिन क्या वो वाकई यहाँ फ्लैट में आया था? सुलेमान ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। ओ, किस लिए? क्या कोई खास बात हो गई है? वो तो किसी से बात भी नहीं करता, बस वो मुंह में ही बुड़बड़ाता रहता है। सुलेमान ने हैरत भरे लहजे में कहा। दरवाजा बंद कर दो, मेरा तो जहन ही खराब हो रहा है। अजीब गोरख धंधा है, कोई बात भी समझ में नहीं आ रही है। इमरान ने गैलरी में आगे बढ़ते हुए कहा। कुछ बताएं तो सही ना। मस्तान बाबा अगर वाकई यहाँ आया है तो यहाँ लाजमन कोई खास बात हुई होगी। सुना है वो बहुत पहुंचा हुआ दरवेश है। सुलेमान ने दरवाजा बंद करते हुए कहा। फिलहाल तो मेरे फ्लैट पर पहुंचा है, इसके बाद देखो कहाँ पहुंचता है। इमरान ने सिटिंग रूम के दरवाजे से मुड़ते हुए मुस्कुराकर कहा। आप बताते क्यों नहीं, बात क्या है? सुलेमान ने इसके पीछे सिटिंग रूम में आते हुए कहा। क्या बताऊं, बैठा अखबार पढ़ रहा था कि अचानक जोर जोर से दरवाजा बजने लगा। मैंने दरवाजा खोला तो सामने वो कौल तुम्हारे पहुंचा हुआ दरवेश मस्तान बाबा खड़ा था। कहने लगा कि मैं कब्रिस्तान के साथ वाले मरघट में न जाऊं, अभी मेरी जरूरत है, और फिर वो वापस चला गया। इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो सुलेमान के चेहरे पर इंतहाई तशवीश के तासुरात उभर आए। मैं बड़ी बेगम साहिबा को फोन करता हूँ, ये तो इंतहाई परेशान कुन मसला है। सलमान ने कहा और फोन की तरफ हाथ बढ़ाया। अरे अरे रुक जाओ, क्या परेशान कुन मसला है? और ये अम्मा बी का इसमें क्या भला अमल दखल है? इमरान ने रिसीवर पर हाथ रखते हुए कदरे वसीला लहजे में कहा। अब जरूर असल बात छुपा रहे हैं, असल बात बताएं, ये कब्रिस्तान वाले मरघट जाने का क्या सिलसिला है? वरना फिर बड़ी बेगम को खुद ही सारी तफसील बताना पड़ेगी। आप जानते तो हैं कि वो किस कदर इस तरह के दरवेशों की मुतकद हैं, और हो सकता है कि मस्तान बाबा से भी वाकिफ हो।
सलमान ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हारा मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? इमरान ने गुर्राते हुए कहा। मैंने ये कब कहा भला कि आप झूठ बोल रहे हैं? आप बहरहाल कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। मस्तान बाबा का इस तरह फ्लैट पर आना और आपको कब्रिस्तान या मरघट जाने से रोकना, ये बात वाजे नहीं है कि आप किसी कब्रिस्तान या मरघट जाना चाह रहे थे? सलेमान ने कहा। ओ, संजीदा हो रहा था। आखिर एक न एक दिन हर इंसान ने कब्रिस्तान तो जाना ही है। वैसे भी बुजुर्गों को कहना है कि इंसान को वक्तन फवक्तन कब्रिस्तानों में जाते रहना चाहिए ताकि उसे इबरत हासिल हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं बड़ी बेगम साहब से बात कर लूँ, फिर आप जिस तरह चाहे कब्रिस्तान चले जाना, चाहे कंधों पर सवार होकर जाएं, चाहे अपने पाँव पर चलकर जाएं, मुझे कोई भी एतराज नहीं होगा। सलेमान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, अरे अरे, तुम तो खामखा परेशान हो रहे हो। ये सब ड्रामे होते हैं। आजकल के दौर में लोग दूसरों को चक्कर देने के लिए न जाने क्या क्या ड्रामे करते रहते हैं। मकसद वही होता है जो दूसरों की जेबों से रकम निकलवाना, और यही काम उन्होंने मेरे साथ करने की भी कोशिश की है। पहले एक लड़की का फोन आया, उसने हंसकर मुझसे रात के 12 बजे कब्रिस्तान में गोरखपुरा के साथ मरघट में आने की दावत दे दी, और फिर अभी मैंने रिसीवर रखा ही था कि पहुंचा हुआ मस्तान बाबा वहां पर मुझे जाने से रोकने के लिए आ गया, और साथ ही कहा कि घर में लोबान की धुनी और सदका दो, और ये कह के वापस चला गया। अब तुम खुद बताओ, ये ड्रामा नहीं तो और क्या हो सकता है? जाहिर है मैं मस्तान बाबा को रोशन ज़मीर समझकर उसके पीछे भागूंगा, और फिर वो चाहेगा जो भी मुझसे ले लेगा। इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, मस्तान बाबा ऐसा नहीं है जैसा आप उसको समझ रहे हैं। आपने वाकई रात को कब्रिस्तान या मरघट नहीं जाना। लोबान मेरे पास मौजूद है, मैं इसे जलाता भी हूँ और सदका भी देता हूँ। सलेमान ने वापस दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए कहा, अरे अरे, कितना सदका दोगे? अरे मुझे तो बताओ, इमरान ने चीख कर कहा। ज़ाहिर है आपकी हैसियत के मुताबिक ही सदका देना पड़ेगा। सलेमान ने मुड़ते हुए कहा, तुम ऐसा करो कि वो सदका मुझे ही दे दो, मुझसे ज्यादा और कोई जरूरतमंद तुम्हें मिलेगा भी नहीं। आखिर मैं मकरूज हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान ने इसके साथ ही फैसला किया कि वो लाजमी तौर पर वहां पर जाएगा, लेकिन उसी लम्हे उसे ख्याल आया कि गोरखपुरा कब्रिस्तान का महल्ले वकूअ तो उसको मालूम होना चाहिए। काफी देर तक सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो इसके मुतल्लक मालूमात लेगा। उसने रिसीवर उठाया और इंक्वायरी के नंबर डायल कर दिए। यस इंक्वायरी प्लीज। दूसरी तरफ से राब्ता कायम होते ही एक आवाज सुनाई दी, टाउन ऑफिस का नंबर दें। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर दे दिया गया, और इमरान ने शुक्रिया अदा करके क्रेडल दबाया, और फिर टून आने पर उसने इंक्वायरी ऑपरेटर को बताया कि नंबर डायल करना शुरू कर दिया। टाउन हॉल। राब्ता कायम होते ही एक आवाज सुनाई दी, असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस बोल रहा हूँ। मैं दारुल हुकूमत में वाक़ कब्रिस्तान के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। जो आदमी भी इससे मुतल्लिका हो उससे बात करा दो। इमरान ने बड़े तहमकाना अंदाज अपनाते हुए कहा, यस सर। दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया, हेलो, मैं शफीक बोल रहा हूँ, इंचार्ज कब्रिस्तान सेक्शन। चंद लम्हों के बाद एक आवाज़ सुनाई दी तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। कब्रिस्तान सेक्शन? क्या कब्रिस्तान का टाउन हॉल में अलहदा सेक्शन है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, यस सर। शहर में वाक़ तमाम कब्रिस्तानों की देखभाल ज़रूरी होती है, इसलिए इसके लिए अलहदा एक सेक्शन तामीर किया गया है। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। एक कब्रिस्तान गोरखपुरा नाम का है, इसका महल्ले वकूअ चाहिए। कहाँ है ये कब्रिस्तान? इमरान ने कहा, गोरखपुरा कब्रिस्तान? नहीं साहिब, इस नाम या इससे मिलते जुलते नाम का दारुल हुकूमत में कोई एक भी कब्रिस्तान नहीं है। दूसरी तरफ से कहा गया, लेकिन मुझे इत्तला मिली है कि इस कब्रिस्तान का नाम यही है जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। जनाब, दारुल हुकूमत और इसके नवा में लाख छोटे बड़े कब्रिस्तान हैं, सबका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। इनमें से इस नाम का या इससे मिलते जुलते नाम का कोई एक भी कब्रिस्तान नहीं है। अगर आप हुक्म दे तो मैं खुद रिकॉर्ड समेत आपके ऑफिस में पहुंच जाऊंगा, आप खुद चेक कर लेना। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया, यहाँ दारुल हुकूमत में कोई मरघट तो होगा, वो कहाँ है? क्या वो किसी कब्रिस्तान के साथ वाक़ है? इमरान ने अचानक एक ख्याल के तहत पूछा। यस सर, ये मरघट गर्क कब्रिस्तान से मुल्हिका है। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। गर्क कब्रिस्तान, ये कैसा नाम है? इमरान ने चौंक कर पूछा। यह भी अकलियती लोगों का कब्रिस्तान है। इन अकलियतों का
जो अपने मुर्दे जलाने की बजाय दफन करते हैं। इस मरघट को आमतौर पर शांति मरघट कहा जाता है। ये सेंट्रल जेल के एक भी इलाके में वाक़ है। इंचार्ज ने जवाब देते हुए कहा, ओके थैंक यू। इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। शांति मरघट? इस लड़की ने अपना नाम भी शांति ही बताया था। यह आखिर चक्कर क्या है? फिर वो मस्तान बाबा? इमरान ने बुड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन फिर इसके जहन को झटक कर अखबार उठाया और फिर पढ़ने में मसरूफ हो गया। उसने फैसला कर लिया था कि वो रात को ठीक उसी टाइम पर उसी जगह पर पहुंचेगा। उसे यकीन था कि यह सब कोई दिलचस्प शरारत है, वरना रूहें या बदरूहें फोन नहीं किया करती। और इस बात से वो ज़हनी तौर पर मुतमईन था। ताबाद के शमाली इलाके में एक इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिला वाक़ था जिसे चांग कहा जाता था। इस चांग पहाड़ी सिलसिले के अंदर जगह जगह छोटे छोटे पहाड़ी गांव थे जो इंतहाई महदूद आबादियों पर मुश्तमिल थे और वहां रहने वाले लोगों का जरिया रोजगार पहाड़ी लुमड़ियों का शिकार था। इन पहाड़ी लुमड़ियों की खालें वो ताबाद के दारुल हुकूमत में ले जाकर फरोख्त करते थे और इनके बदले अपने पेट पालने के लिए सामान और ज़रूरी अशिया और लिबास वगैरह खरीदा करते थे। हर गांव का एक सरदार था जिसके कंट्रोल में पूरा गांव होता था और गांव में रहने वाला हर आदमी सरदार के हुक्म को इस तरह से बजा लाता था जैसे वो उसका ज़रख़रीद गुलाम हो, क्योंकि सरदार अगर किसी से नाराज हो जाता तो उसे मौत की सजा भी दे सकता था। इस पर अमल दरामद कराने का पूरा गांव पाबंद होता था और गांव के किसी फर्द के भी सरदार के फैसले के खिलाफ मुंह से एक भी लफ्ज निकालने की इजाजत नहीं होती थी। चांग पहाड़ी सिलसिला ताबाद का सबसे दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिला समझा जाता था। यहाँ रास्ते अव्वल तो सिरे से मौजूद ही न थे। हर तरफ पहाड़ी चोटियां और अमूदी गहराइयां नजर आती थी, लेकिन जो रास्ते मौजूद थे वो इस कदर तंग थे कि इन पर खच्चर पर सवार आदमी भी आसानी से न चल सकता था। इस पहाड़ी इलाके का सबसे बड़ा शहर लासा था जिसकी आबादी 32-33 हजार अफराद पर मुश्तमिल थी। लासा का सरदार बहा सरदार समझा जाता था और इसका हुक्म पूरे चांग पहाड़ी सिलसिले पर नाफिज होता था। लासा का सरदार, जिसका नाम सरदार शानदार था, वो उधेड़ उमर कवि हैकल आदमी था और अपने सर पर लोमड़ी की खाल की बनी हुई एक खास टोपी पहनता था और लासा में इसका मकान सबसे बुलंद जगह पर बना होता था और इसके मकान की तरफ जाने वाले रास्तों पर बाकायदा पहरा रहता था। सिर्फ वो लोग सरदार शानदार से मिल सकते थे जिन्हें वो मिलने की इजाजत देता था। सरदार शानदार बड़े ठाठ से रहता था। उसके महल नुमा मकान में 20-25 मुलाजम और 25 के करीब मुसल्ले मुहाफिज हर वक्त मौजूद रहते थे। सरदार शानदार इस वक्त अपने कमरे में कीमती लकड़ी की बनी हुई एक ऊंची नशिस्त की कुर्सी पर बैठा हुआ था। इसके सामने मेज की दूसरी तरफ एक कुर्सी पर एक उधेड़ उमर आदमी बैठा हुआ था जो शक्ल सूरत से काफरस्तानी दिखाई दे रहा था। ताबाद का ये इलाका वैसे तो शूगरान के मतहत था, लेकिन दुश्वार गुजार पहाड़ियों में से इनका अमल दखल ना होने के बराबर था और सरदार शानदार इसी इलाके में शूगरान हुकूमत का नुमाइंदा था और इसके जरिए शूगरान हुकूमत इस सारे इलाके को कंट्रोल करती थी। आप खुलकर बात करें, आप चाहते क्या हैं? सरदार शानदार ने सामने बैठे हुए उधेड़ उमर आदमी से मुखातब होकर कदरे सर्द लहजे में कहा, हुकूमत काफरस्तान आपके मराद देने की ख्वाहिशमंद है। सरदार, आप जो चाहें। उस उधेड़ उमर आदमी ने खुशामदाना लहजे में कहा, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं हुकूमत शूगरान का मतहत हूँ और शूगरान और काफरस्तान के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात भी नहीं है, बल्कि इस इलाके ताबाद की वजह से इन दोनों के दरमियान जंग भी हो चुकी है। फिर आप इस किस्म की बात किस बुनियाद पर कर रहे हैं? आप बराए मेहरबानी खुलकर बात करें। आपकी बातें सिर्फ इस कमरे की दीवारों तक ही महदूद रहेंगी और मेरा सीना तो वैसे भी राजों का एक मदफन है। सरदार शानदार ने बेचैनी के साथ अंदाज में गुफ्तगू बदलते हुए कहा, सरदार, मैं हुकूमत काफरस्तान का खुसूसी नुमाइंदा हूँ। मैंने आपको अपने खुसूसी कागजात भी दिखाए हैं। हुकूमत काफरस्तान आपसे सरकारी राब्ते की बजाय गैर सरकारी राब्ते की ख्वाहिशमंद है और इस सिलसिले में ये मराद भी देने के लिए तैयार है कि चांग के रहने वाले लोग काफरस्तान के मुल्हिका इलाकों में लोमड़ियों का शिकार खेलने तो इन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। और आप ये बात जानते हैं कि काफरस्तान पहाड़ी लोमड़ियों से भरा हुआ है। इसके अलावा आपको हर साल 1000 खालें हुकूमत देने की पाबंद होगी। इस आदमी ने कहा, आपने अपना नाम सूरज दास बताया है ना?
سردار شاندار نے کہا، جی ہاں میرا نام یہی ہے۔ اس آدمی نے جواب دیا، تو سورج داس صاحب، اس کے بدلے میں حکومت کافرستان مجھ سے یا علاقے سے کیا چاہے گی؟ سردار شاندار نے کہا تو سورج داس بے اختیار مسکرا دیا، صرف اتنا کہ آپ مہاشری زپالہ سے سفارش کر دیں کہ وہ حکومت کافرستان کا ایک خاص کام کر دے، اور بس۔ سورج داس نے جواب دیا تو سردار شاندار بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ کیا مطلب؟ مہاشری زپالہ سے حکومت کافرستان کیا کام لینا چاہتی ہے؟ سردار شاندار نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، آپ کو تو یہ معلوم ہے کہ پاک ایشیا ہمارا نمبر 1 دشمن ہے۔ پاک ایشیا کی ایک سرکاری تنظیم ہے جسے سیکرٹ سروس کہا جاتا ہے۔ اس سیکرٹ سروس کے لیے ایک آدمی کام کرتا ہے جس کا نام علی عمران ہے۔ حکومت کافرستان اس آدمی علی عمران کو مروانا چاہتی ہے۔ سورج داس نے جواب دیا تو سردار شاندار کے چہرے پر اور زیادہ حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ صرف ایک آدمی کی موت کے لیے آپ اتنا بڑا اقدام کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے چاند کے رہنے والوں کو اپنے علاقے میں لومڑیوں کا شکار کرنے کی بھی اجازت دے رہے ہیں، اور مجھے 1000 کھالیں ہر سال دینے کا بھی وعدہ کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کسی ایک آدمی کو ہلاک کرنا کسی حکومت کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ حکومت میں سینکڑوں ہزاروں خفیہ ایجنٹ ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک آدمی کو گولی مار سکتا ہے، سردار شاندار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ کافرستان جیسے ملک کے لیے تو یہ کام کرنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو سکتا تو سردار پھر مسئلہ ہی کیا تھا؟ عمران آدمی نہیں ہے، اس کے انداز مافوق الفطرت طاقتیں موجود ہیں، اور اس کی حفاظت وہ کرتی ہیں، اس کا انداز بتاتا ہے۔ اس لیے آج تک پوری دنیا کے تربیت یافتہ ایجنٹس، انتہائی بڑی اور انتہائی باوسائل بین الاقوامی مجرم تنظیمیں، سرکاری ایجنسیاں کوئی بھی اس آدمی کو اب تک ہلاک نہیں کر سکی، بلکہ یہ آدمی جس ملک کے خلاف بھی مشن پر جاتا ہے وہاں پر تباہی پھیلا دیتا ہے، اور ہمیشہ آخری کامیابی اسے ہی ملتی ہے۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر حکومت کریمیا کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ عمران پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ساتھ اسی مشن پر روانہ ہو رہا ہے، تو وہ خود ہاتھ جوڑ کر اس مشن کامیاب کروا دے گی۔ یہ شخص عفریت ہے، ایک جن کی طرح کام کرتا ہے۔ گزشتہ دنوں اس عمران نے کافرستان کا ایک اہم پروجیکٹ تباہ کر دیا، اور کافرستان کی تمام سرکاری ایجنسیاں اس کے خلاف ناکام رہ گئیں۔ اس پر پرائم منسٹر صاحب نے تمام ایجنسیوں کی کارکردگی بڑھانے کے لیے ایک نیا سیکشن قائم کیا ہے۔ اس سیکشن کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ نہ صرف ایجنسیوں کی کارکردگی کو بڑھائے، بلکہ کسی نہ کسی طرح سے اس عمران کا خاتمہ کرائے۔ اس سیکشن کا انچارج کرنل سورگ تھا، اور پرائم منسٹر صاحب نے کرنل سورگ رام کو مکمل اختیارات دے دیے تھے۔ کرنل سورگ رام کا سسر پنڈت دیو کافرستان میں سفلی علوم کا بہت بڑا ماہر تھا۔ کرنل صاحب کی بیوی نے اپنے والد سے اس کام کا ذکر کیا اور کہا کہ اگر کرنل صاحب کسی طرح سے عمران کا خاتمہ کر سکیں تو انہیں بے پناہ فائدہ ہوگا۔ کرنل صاحب کے سسر پنڈت دیو نے اسے اپنے داماد سورگ رام سے ملاقات کروائی، اور پھر انہیں قائل کر لیا کہ اگر مہاشری زپالہ چاہیں تو عمران کا خاتمہ آسانی سے ہو سکتا ہے، جس پر کرنل صاحب نے اس طریقے کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چونکہ انہیں پرائم منسٹر صاحب نے مکمل اختیارات دیے ہوئے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے سسر کے مشورے سے مجھے یہاں پر آپ کے پاس بھیجا ہے، سورج داس نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ لیکن مہاشری زپالہ کی یہ توہین ہے کہ سورج داس صاحب کو وہ ایک معمولی آدمی کی ہلاکت کے لیے اپنی طاقتوں کو بھیجے۔ اگر حکومت کافرستان ان سے کوئی کام لینا چاہتی ہے تو کوئی بڑا کام لے، سردار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس آدمی کی ہلاکت ہی کافرستان کے لیے بہت بڑا کام ہے، سورج داس نے بتایا۔ اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، آپ کا کام ہو جائے گا، اور مہاراج شری زپالہ میری درخواست پر ہی کام کریں گے۔ اس کے لیے میری شرائط ہوں گی، سردار شاندار نے کہا۔ آپ صرف کام کروا دیں، آپ کی جو بھی شرائط ہیں وہ ہمیں منظور ہوں گی، سورج داس نے بڑے ماہرانہ انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی مذاکرات کرنے اور دوسرے کو آمادہ کرنے کے کام میں مہارت رکھتا تھا۔ پاک ایشیا والے تو شوگران کا انتہائی قریبی دوست ملک ہے، اس لیے حکومت شوگران تو یہ نہ چاہے گی کہ پاک ایشیا کے خلاف معاشری زپالہ سے کوئی کام لیا جائے۔ لیکن مجھے چونکہ ذاتی طور پر کافرستان پسند ہے، اور معاشری زپالہ بھی پاک ایشیا کو ناپاک ملک سمجھتے ہیں اور کافرستان کو پسند کرتے ہیں، اس لیے میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں۔ میری سمجھ کے مطابق
ये कोई बड़ा काम नहीं है। अलबत्ता माशरी से ये कहा जा सकता है कि वो जिस तरह चाहें पाकिशिया को नुकसान पहुंचाएं, लेकिन इस इमरान को बहरहाल हलाक होना चाहिए। लेकिन इसके लिए मेरी 2 शर्तें होंगी। एक तो ये कि चांग पहाड़ी सिलसिले से मुलेका काफरस्तानी इलाके के जंगलात में पाई जाने वाली संदल की तमाम लकड़ी मेरी मलकियत में होगी और इन जंगलात का ठेका हुकूमत काफरस्तान मेरे नामजद करदा आदमियों को मेरी शराइत पर देने की पाबंद होगी। और दूसरी शर्त कि मेरे आदमियों को पूरे काफरस्तानी पहाड़ी सिलसिलों में लूमड़ियों का शिकार खेलने की इजाज़त होगी। इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी। सरदार शानदार ने कहा, आपकी दोनों शराइत हुकूमत काफरस्तान को मंजूर है। सूरजदास ने फौरन ही जवाब दिया तो सरदार शानदार के चेहरे पर यकलिख इंतहाई मुसर्रत के तासुरात उभर आए, क्योंकि इन शराइत की मंजूरी के बाद वो माली लिहाज से भी और अपने इलाके के लिहाज से भी वाकई शहंशाह बन जाता था। लेकिन मुझे ये सब कुछ तहरीरी तौर पर चाहिए। सरदार शानदार ने कहा, आप तक तहरीर पहुंच जाएगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। सूरजदास ने जवाब दिया, आप चाहें तो अपने कर्नल साहब से यहाँ से फोन पर बात कर लें ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। सरदार शानदार ने कहा, मुझे उन्होंने मुकम्मल तौर पर बाख्तियार बनाकर भेजा हुआ है। सरदार आप फिक्र न करें, आप शर्तें मंजूर समझें, इन पर इंतहाई खलूस के साथ अमल भी होगा। सूरजदास ने जवाब दिया, तो फिर महाशरी जपाला से मैं बात करता हूँ। सरदार शानदार ने कहा और हाथ बढ़ाकर सामने रखे हुए टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया। क्या श्री जपाला के पास फोन भी मौजूद है? सूरजदास ने हैरत भरे लहजे में कहा तो सरदार शानदार ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया और साथ ही उसने तेजी से कई नंबर प्रेस कर दिए। मैं सरदार शानदार बोल रहा हूँ, श्री महाराज से बात करवा दें। सरदार शानदार ने दूसरी तरफ से रिसीवर उठाए जाने की आवाज सुनते ही कहा। इसी लम्हे सूरजदास ने हाथ बढ़ाकर फोन पर मौजूद लाउडर का बटन खुद ही प्रेस कर दिया। क्या बात है सरदार शानदार, एक भारी मगर इंतहाई करीब आवाज सूरजदास को सुनाई दी। श्री महाराज, आपसे मुलाकात के लिए वक्त चाहिए, इंतहाई अहम काम है। बलीच पाकिशियों के खिलाफ है ये काम। मेरे साथ एक मेहमान भी है। सूरजदास, ये काफरस्तानी है। सरदार शानदार ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा, फोन पर ही काम बता दो, मेरे पास वक्त नहीं है। दूसरी तरफ से इस तरह इंतहाई गिरफ्त लहजे में कहा गया, श्री महाराज, मुलाकात का वक्त दे दें, आपकी शक्ल देखकर दिल को सुकून मिल जाता है। सरदार शानदार ने इस बार खुशामदाना लहजे में कहा, आ जाओ। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो सरदार शानदार ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि श्री महाराज ने फौरी तौर पर वक्त दे दिया, वरना पहले कभी इस तरह उन्होंने फौरी वक्त नहीं दिया। आओ, सरदार शानदार ने उठते हुए कहा और सूरजदास भी उठ खड़ा हुआ था। हमें कहाँ पर जाना होगा? सूरजदास ने पूछा। लासा में ही श्री महाराज का महल है। सरदार शानदार ने कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, यहाँ लासा में? लेकिन मैंने तो सुना था कि चांग के किसी इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिले में किसी गार में वो रहते हैं, इसलिए तो मैं फोन की बात सुनकर हैरान हुआ था। सूरजदास ने इसके पीछे दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, वो वाकई वहां रहते हैं, लेकिन इस वक्त जब उन्होंने कोई खास काम करना हो, वरना यहाँ लासा में अपने महल में ही होते हैं। सरदार शानदार ने जवाब दिया तो सूरजदास ने इस बात में सर हिला दिया और थोड़ी ही देर के बाद दोनों एक जीप में सवार होकर आगे बढ़ते चले गए, जिसके आगे लूमड़ी का सर बना हुआ था। इस जीप का रंग जरद था, इस पर सुर्ख रंग का पट्टियां सी बनी हुई थी। इन दोनों के जीप में बैठते ही इसके आगे पीछे मुसल्ला मुहाफिजों की 2 जीपें भी रवाना होने के लिए तैयार हो गईं और थोड़ी देर के बाद तीनों जीपें महल से निकलकर पीछे शहर की तरफ बढ़ने लगी। शहर में जैसे ही सरदार शानदार की जीप पहुंची, पैदल चलने वाले और दूसरे तमाम लोग उनके इस्तकबाल के लिए झुक गए। थोड़ी देर के बाद सरदार शानदार की जीप एक और महलनुमा मकान में दाखिल हुई थी, जहां मुसल्ले मुहाफिजों की बजाय इंतहाई खौफनाक शक्लों वाले लंबे तड़ंगे आदमी मौजूद थे। सरदार शानदार और सूरजदास को थोड़ी देर के बाद एक बड़े कमरे में पहुंचा दिया गया, जहां पर एक बड़ा दरख्त और एक तख्त बिछा हुआ था, जिस पर इंतहाई सुर्ख रंग का रेशमी कपड़ा बिछा हुआ था। वो दोनों इस तख्त के सामने 2 जानू होकर बैठ गए। श्री महाराज से बात करते वक्त नजरें जमीन पर रखना, उनकी तरफ मत देखना, वरना जलकर भस्म हो जाओगे। सरदार शानदार ने सरगोशी के अंदाज में सूरजदास के कान में कहा और सूरजदास ने
सर हिला दिया। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला और सूरज दास ने एक नजर देखा कि दरवाजे में से एक दरमियाने कद और मोटे जिस्म का स्याह फाम आदमी अंदर दाखिल हुआ, जिसके जिस्म और चेहरे पर बाल ही बाल थे। उसने सिर्फ सुर्ख रंग की एक धोती बांध रखी थी, बाकी जिस्म पर कपड़ा नहीं था। उसका ऊपर वाला जिस्म नंगा था और बालों से भरा हुआ था। सर पर उस तरह फिरा हुआ था, अलबत्ता आंखें गहरे सुर्ख रंग की थी। इन आंखों में देखते ही सूरज दास के जिस्म को इस तरह जोरदार झटका लगा जैसे लाखों वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट इसके जिस्म में दौड़ गया हो। उसकी आंखें खुद ब खुद झुक गईं। फिर साथ बैठा हुआ सरदार शानदार बिल्कुल उसी तरह झुक गया जैसे बैठे बैठे सजदे की हालत में हो। सूरज दास भी इसी अंदाज में झुक गया था। हम सरदार शानदार और काफरस्तानी मेहमान को इजाजत देते हैं कि वो सर उठाकर बैठे और हमें देखें भी और हमारे साथ गुफ्तगू भी करें। वही भारी और करिख्त आवाज सूरज दास को सुनाई दी और इसके साथ ही वो सीधा हो गया। उसने सर उठाकर देखा तो श्री महाराज अब तख्त पर बैठ चुका था। उसने अपनी आंखों पर इंतहाई नफीस किस्म की स्याह गागल लगा ली थी। इसके गले में एक सुर्ख रंग का धागा पड़ा हुआ था। वैसे स्याह बालों से भरे हुए जिस्म की वजह से वो कोई खौफनाक रीछ दिखाई दे रहा था, लेकिन सूरज दास जानता था कि पूरी दुनिया में श्री महाराज सफली इल्म का सबसे बड़ा माहिर है और हजारों लाखों शैतानी ताकतें उसके मातहत हैं। श्री महाराज काफरस्तानी मेहमान का नाम सूरज दास है और ये काफरस्तानी हुकूमत का नुमाइंदा है। सरदार शानदार ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में पहले सूरज दास का तारुफ करवाया और फिर इसने वो सारी गुफ्तगू लफ्ज़ बा लफ्ज़ दोहरा दी जो इसके और सूरज दास के दरमियान हो चुकी थी। तुमने दुरुस्त कहा है सरदार शानदार, एक आदमी को मारने के लिए हमारा हरकत में आना हमारी तौहीन है, चाहे वो आदमी कोई भी क्यों ना हो। श्री महाराज ने इंतहाई तफाखराना लहजे में कहा। श्री महाराज, सूरज दास ने इस आदमी के मुतल्लिक़ जो कुछ बताया है वो मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ। अलबत्ता आप खुद इस आदमी के बारे में बेहतर जान सकते हैं। जो कुछ सूरज दास ने बताया है, अगर वाकई वो आदमी ऐसा है तो श्री महाराज इस आदमी की हलाकत पूरे पाक एशिया की हलाकत है। सरदार शानदार ने खुशामदाना लहजे में कहा। वो शायद ये चाहता था कि श्री महाराज काम करने पर रजामंद हो जाएं ताकि दौलत को समेट सके। मैं देखता हूँ, श्री महाराज ने कहा और इसके साथ ही उसने अपना हाथ फिजा में बुलंद किया और चंद लम्हों तक वो हाथ फिजा में बुलंद रहा। इसके बाद श्री महाराज ने हाथ वापस खींच लिया। उस आदमी के साथ रोशनी की ताकतें हैं और ये आदमी बेहद अहम है, लेकिन फिर भी सिर्फ एक आदमी के खिलाफ काम करना हमारी तौहीन है। श्री महाराज ने चंद लम्हों के बाद कहा, महाराज आप बेशक पूरे पाक एशिया को जलाकर राख कर दें, जो आपकी मर्जी करें, लेकिन एक आदमी का हलाक होना जरूरी है। ये आदमी काफरस्तान के लिए अजाब बन चुका है। सूरज दास ने पहली बार बोलते हुए कहा। अच्छा, क्योंकि सरदार शानदार ने सिफारिश की है, मैं वैसे भी पाक एशियों को अपना दुश्मन समझता हूँ और काफरस्तान को अपना दोस्त, इसलिए मैं ये काम कर दूंगा, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह तुम चाहते हो। ये काम मैं अपने अंदाज में करूंगा। श्री महाराज ने जवाब दिया। आपकी मेहरबानी महाराज, बस हमारे लिए आपकी रजामंदी ही काफ़ी है। अब मुझे यकीन हो गया है कि हमरान किसी सूरत में भी जिंदा नहीं रह सकता और महाराज इसकी मौत पर पूरे काफरस्तान में जश्न मनाया जाएगा। सूरज दास ने इंतहाई मुसर्रत भरे लहजे में जवाब दिया। मैं इस इमरान पर अपनी एक ऐसी ताकत हावी कर दूंगा, वो खुद शैतान बन जाएगा, फिर वो वही करेगा जो मेरी ताकत चाहेगी। श्री महाराज ने जवाब दिया। श्री महाराज, मसला तो इसकी हलाकत से है, इस तरह तो ये हलाक नहीं होगा। सरदार शानदार ने कहा। नहीं सरदार शानदार, मैंने जो कुछ इस आदमी के बारे में मालूम किया है, इसके मुताबिक इस आदमी के पीछे रोशनी की बड़ी बड़ी ताकतें हैं। मैं इन ताकतों को उस आदमी के हाथों जलील और ख़राब कराना चाहता हूँ। बहरहाल आखिर में ये आदमी भी हलाक हो जाएगा, इस बात का फिक्र न करो। श्री महाराज ने किसी भेड़िए की तरह मुस्कुराते हुए कहा। महाराज, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक और अर्ज करूं। अचानक सूरज दास ने कहा, मुझे मालूम है कि तुम्हारे जहन में क्या ख्याल आया है। तुम्हारे जहन में ये ख्याल आया है कि अगर ये आदमी इमरान काबू में आ जाए तो इसके ज़रिए पाक एशिया के दफाई निज़ाम की अहम तरीन फ़ाइल हासिल की जा सकती है। इस तरह काफरस्तान आसानी से पाक एशिया को तबाह करके इस पर हमेशा के लिए कब्जा कर सकता है। तुम्हारी ये ख्वाहिश मुझे पसंद आई है। सबसे पहले मैं यही काम करूंगा, लेकिन इस फाइल के बारे में तो मुझे बताओ कि वो कौन सी फाइल है और कहाँ पर मौजूद है, क्योंकि मेरी ताकतें इस किस्म की
मालूमात नहीं रखती? श्री महाराज ने कहा, महाराज मुझे इतना मालूम है कि इस फाइल को रेड फाइल कहा जाता है, अलबत्ता ये मुझे मालूम नहीं कि ये फाइल कहाँ पर होगी। सूरजदास ने कहा, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। उस इमरान को यकीनन इस बारे में इल्म होगा। अब तुम जाओ, तुम्हारे दोनों काम हो जाएंगे। श्री महाराज ने कहा, फाइल हमें कहाँ मिलेगी? श्री महाराज, सूरजदास ने कहा, फाइल मेरे पास पहुंच जाएगी और मैं सरदार शानदार को बता दूंगा, वो तुम्हें दे देगा। तुम वो फाइल मुझसे ले लेना। श्री महाराज ने कहा और दरवाजा खोलकर खड़ा नीचे हो उतर गया। आया। तो शायद रात के 11:30 शानदार बजे का वक्त था। दोबारा इस जगह हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। कहीं कहीं टमटमाते हुए बल्बों की रोशनी नजर आ रही थी, क्योंकि मरघट और कब्रिस्तान से आबादी काफी फासले पर थी। टमटमाते बल्ब स्ट्रीट लाइट्स के थे जो किसी किसी खंबे पर जल रहे थे। मरघट और कब्रिस्तान के गिर्द ऊंची चारदीवारी बनी हुई थी और इन दोनों के अलहदा अलहदा लोहे के बने हुए गेट थे जो उस वक्त बंद थे। दोनों चारदीवारियों के अंदर कोनों में एक छोटी सी इमारत बनी हुई थी जो इसके बाहर से नजर आ रही थी, जिसके सामने हल्की ताकत का बल्ब भी रोशन था। मरघट के अंदर बनी हुई इमारत इसके फाटक से दाएं हाथ पर मौजूद थी, जबकि घर कब्रिस्तान के अंदर बनी हुई इमारत इसके फाटक के बाएं हाथ पर थी। इमरान ने चूंकि दोपहर को यहाँ का चक्कर लगाया हुआ था, इसलिए अब रात को वो बगैर किसी से पूछे यहाँ पर पहुँच गया। उसने हाथ उठाकर कलाई में बंधी हुई घड़ी पर नजर डाली तो 12 बजने में अभी 15 मिनट बाकी थे। उसने कांधे उचकाए और खामोश खड़ा हो गया। वो ठीक 12 बजे मरघट पहुंचना चाहता था। वो के पहले उसका ख्याल था कि ये सब कुछ ही शरारत या ड्रामेबाजी के तौर पर किया जा रहा है, लेकिन बाद में उसे अचानक ख्याल आया कि उस लड़की ने भी अपना नाम शांति बताया है, जबकि टाउन हाल के मुलाजिम ने भी इस मरघट का नाम शांति मरघट ही बताया था। फिर इस मस्तान बाबा की फ़ोन के फौरी बाद आमद उसे मरघट जाने की हदायत करने के साथ साथ वक्ती तौर पर उसके जिस्म और ज़ुबान का बेहरकत हो जाना, ये सब कुछ उसे सोचने के बाद जहन में ख्याल के तौर पर फैला हुआ था। इसी पुरस्रार ताकत इसके साथ कोई उसने सोचा कि कोई पुरस्रार ताकत उसके साथ कोई पुरस्रार खेलना चाहती है, इसलिए उसने फैसला कर लिया था कि वो रात को मरघट जरूर जाएगा, ताकि वाकई ये कोई पुरस्रार खेल है तो कम अज़ कम उसे मालूम तो हो सकेगा कि ये खेल क्या है और इसका असल मकसद क्या है। यही वजह थी कि वो दोपहर को इस जगह को तलाश करके उसे देख भी गया था। सुलेमान शाम को उससे छुट्टी लेके चला गया था। इसका किसी दोस्त के घर में कोई तकरीब है, उसने तकरीब में शिरकत करनी थी। ये तकरीब चूँकि सारी रात रहनी थी, इसलिए वो रात वहीं उसके दोस्त के घर में ही रहेगा। और इमरान ने उसे बड़ी खुशदिली से जाने की इजाज़त दे दी थी, क्योंकि उसे मालूम था कि सुलेमान अगर फ्लैट में हुआ तो उसे मरघट जाने से हर कीमत पर रोक देगा। और सलमान के पास सबसे बड़ा हरबा अम्मा बी को फ़ोन करने का था। इमरान जानता था कि अगर सुलेमान ने अम्मा बी को फ़ोन करके ये सारी बातें बता दी तो उसे वो फ्लैट से जूते मारती हुई वापस ले जाएंगी। इसके बाद फ्लैट में वापस जाना तो एक तरफ कोठी से बाहर जाना भी इसका बंद हो जाएगा। इसलिए जब सुलेमान तकरीब में जाने की बात की थी तो इमरान ने इसे बिला हिलो हुज्जत जाने की इजाज़त दे दी। इमरान सड़क के किनारे खड़ा बार बार घड़ी देखता था और 12 बजने में 5 मिनट बाकी रह गए तो इमरान ने कदम आगे बढ़ाए। फिर सड़क क्रॉस करके वो मरघट के फाटक की तरफ बढ़ता चला गया। चूँकि मरघट और घर कब्रिस्तान दोनों के गेट्स के बाहर बाकायदा बोर्ड लगे हुए थे, इसलिए उसे मालूम हो गया कि मरघट का फाटक कौन सा है और घर कब्रिस्तान का फाटक कौन सा। लेकिन अभी उसने सड़क क्रॉस की ही थी कि अचानक एक तरफ से गुप्त अंधेरे में एक आदमी निकलकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। उस आदमी का अंदाज बेहद जारहाना था। इमरान इसके अचानक आने और फिर इसके जारहाना अंदाज में अपनी तरफ बढ़ते देखकर ठटक कर रुक गया। लेकिन जैसे ही वो आदमी इमरान के करीब पहुंचा, इमरान उसे पहचान कर हैरान रह गया। ये वही मस्तान बाबा थे जो फ्लैट पर उसके सामने आए थे। तुम्हें मैंने मना किया था कि मरघट न जाना, तुम फिर आ गए हो। मस्तान बाबा ने करीब आकर इंतहाई उसीले लहजे में कहा, आप फिक्र ना करें बाबा जी, मैं मिट्टी का बना हुआ खिलौना नहीं हूँ जिसे कोई तोड़ देगा। इमरान ने सर्द लहजे में कहा, तुम मिट्टी के ही खिलौने हो, हकीर से खिलौने। तुम अपने आप को क्या समझने लग गए हो? जाओ वापस चले जाओ, वरना तुम वाकई मिट्टी के खिलौने की तरह
तोड़े जा सकते हो। मस्तान बाबा ने इंतहाई करिख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा। उसकी सुरख सुरख आंखों में जैसे शोले निकलने लगे थे। आपने मुझे नसीहत करके अपना फर्ज अदा कर दिया है बाबा जी, इसलिए आप जाएं। मैं नहीं चाहता कि आपकी शान में कोई गुस्ताखी करूं, लेकिन मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। मैं किसी पाबंदी कबूल करने का आदी नहीं हूं। इमरान ने इस बार सख्त लहजे में कहा और फिर कदम बढ़ाता हुआ गेट की तरफ बढ़ गया। आखिरी बार कह रहा हूं कि रुक जाओ। उसे अपने अकब से मस्तान बाबा की गर्जदार आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इमरान मुड़े बगैर आगे बढ़ता चला गया। उसने मुड़कर भी ना देखा। फिर वो जैसे ही गेट पर पहुंचा, गेट खुद ब खुद खुलता चला गया। उसके साथ ही मरघट के अंदर से उसे लड़की की मुतरन्नम हंसने की आवाज़ सुनाई दी। आओ आओ, आ जाओ, वही लड़की कह रही थी। और इमरान उस गेट के अंदर दाखिल हो गया और एक काफ़ी बड़ा अहाता था जिसमें हर तरफ जली हुई लकड़ियों के ढेर पड़े हुए थे। वहाँ इंतहाई नागवार सी बदबू फैली हुई थी। ये बू मरघट के गेट में दाखिल होते ही इमरान ने महसूस कर ली थी, लेकिन उसने सांस रोक लिया था। उसके अंदर दाखिल होते ही फाटक खुद ब खुद बंद हो गया। उसके अकब में बंद होने के बाद उसने उधर देखा जिधर कोने में इमारत बनी हुई थी। इमारत के सामने के रुख एक हल्की पारा का बल्ब जल रहा था। ये काफ़ी बड़ा कमरा था जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। उसके साथ ही इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। उसने देखा कि दरवाजे पर एक नौजवान और इंतहाई खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसके जिस्म पर स्याह रंग की साड़ी थी। इसका अपना रंग भी सांवला था, लेकिन ऊपर मौजूद बल्ब की रोशनी की वजह से उसका चेहरा चमक रहा था। उसकी पेशानी पर तलक लगा हुआ था। आ जाओ, उस लड़की ने उसी तरह हंसते हुए कहा तो इमरान उस लड़की की तरफ बढ़ गया। जब इमरान उस दरवाजे के करीब पहुंचा तो लड़की ने अंदर की तरफ से एक तरफ हट जाना ही बेहतर समझा। आ जाओ, ज़रा नहीं, यहाँ शांति ही शांति है, उस लड़की ने कहा तो इमरान उसकी बात पर बेख्तियार हंस पड़ा। तुम डरने वाली चीज़ नहीं हो, इसलिए डर किस बात का, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो कमरे में दाखिल हो गया। उसी लम्हे चटाक की आवाज़ के साथ कमरा तेज़ रोशनी से जगमगा उठा। कमरे में दरी बिछी हुई थी। एक तरफ पानी का बड़ा सा कूलर मौजूद था, साथ ही फ़ोन भी रखा हुआ था। लड़की ने उसके अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद कर दिया और आगे बढ़कर उसने मुस्कुराते हुए इमरान का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन इमरान ने एक झटके से हाथ अलहदा कर लिया। मुझे हाथ मत लगाओ, अमाबी का कहना है कि नामहरूम औरतों के हाथ जहाँ लग जाए उस जगह को दोज़ख में जलाया जाएगा, इमरान ने कहा तो लड़की बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। बैठो, मुझे तो खुशी हुई है कि तुम आ गए हो। मैंने तुम्हें एक ख़ास काम के लिए बुलाया है। लड़की ने इमरान के हाथ झटकने का बुरा बनाए बगैर ही इमरान को सरहलाता हुआ दरी पर बिठा लिया। लड़की ने इससे कुछ फासले पर बैठकर गौर से इमरान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर इंतहाई दिल लुभाने वाली मुस्कुराहट थी। अगर तुमने मुझे यहाँ रात के 12 बजे सिर्फ देखने के लिए बुलाया है तो फिर तुम वाकई ज्यादती कर रही हो। इस काम के लिए इस कदर पुरसरारियत की क्या ज़रूरत थी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो लड़की बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम शायद इस बूढ़े आदमी की बातों की वजह से ऐसा सोच रहे हो, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। वो बूढ़ा तो मरघट के बाहर अक्सर घूमता रहता है। मेरा नाम शांति है। मैं मरघट के इंचार्ज रामलाल की इकलौती बेटी हूँ। मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और तारीख में डॉक्टरेट कर रही हूँ। हमारी रहायश इस मरघट के पीछे बनी हुई कोठी में है। बाबा आज शहर से बाहर गए हुए हैं और मरघट के कानून के मुताबिक यहाँ हर वक्त एक आदमी का रहना नहायत ही ज़रूरी है, इसलिए बाबा की जगह आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। शांति ने मुस्कुराते हुए अपनी तफसील बताते हुए कहा। इमरान उसकी बातें सुनकर वाकई हैरान हो गया था। लेकिन तुम मरघट के कानून के मुताबिक यहाँ अपने बाबा की जगह, मगर मुझे किस लिए इस अंदाज में यहाँ बुलाया है तुमने, इमरान ने होंठ बेंचते हुए कहा। अब उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि वो यहाँ इस रहमों की तरह क्यों चल आया है। वो तो पुरस्कार हालात की वजह से यहाँ आया था, लेकिन अब शांति ने जिस तरह अपना तारुफ कराया था, इससे सारी पुरस्कारियत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तुम्हारे मुतल्लिक मेरी यूनिवर्सिटी की चंद सहेलियों ने बताया था, वो तुम्हारी बहन सुरैया के साथ पढ़ती रही हैं। बस ग्रुप बैठा हुआ था कि सुरैया का जिक्र आ गया और सुरैया के जिक्र के साथ ही तुम्हारा जिक्र भी आ गया। लड़कियों ने तुम्हारे मुतल्लिक ऐसी बातें की कि मुझे तुमसे मिलने का बेहद इश्तियाक पैदा हो गया, लेकिन मुझे बताया गया था तुम इंतहाई पुरस्कार टाइप के आदमी हो
اور کسی سرکاری ایجنسی کے لیے تم کام کرتے ہو، میں نے تم سے ملنے کے لیے یہ پراسرار انداز اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے سینٹرل انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر میں فون کر کے وہاں سے تمہارے فلیٹ کا نمبر لیا، پھر اس کے بعد تمہیں فون کر دیا۔ ویسے مجھے یقین تھا کہ تم آؤ گے، شانتی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ پھر اب اجازت تاکہ میں واپس چلا جاؤں؟ عمران نے کہا۔ بیٹھو، اب آ گئے ہو تو کچھ دیر بیٹھ جاؤ، تمہارے ساتھ ایک خاص معاملے پر ڈسکس کرنا ہے۔ شانتی نے کہا۔ تمہارے لیے خاص معاملہ کسی مردے کو جلانے وغیرہ کا ہوگا، مجھے اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسے اب واقعی شدید بوریت محسوس ہونے لگی تھی۔ نہیں، مردے کو جلانے والی بات نہیں، وہ تو بابا کا کام ہے، میرا نہیں ہے۔ میں نے تمہارا ذکر پہلی بار یونیورسٹی میں نہیں سنا تھا، بلکہ تابات کے انتہائی دشوار گزار پہاڑی علاقے میں واقع ایک غار میں رہنے والے یوگی جسے شری مہاراج کہا جاتا ہے، اس کے منہ سے بھی سنا تھا۔ شانتی نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر بے اختیار دلچسپی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میرا ذکر اور یوگی کے منہ سے؟ کیا مطلب؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شانتی پہلے کی طرح کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ اب تمہارے چہرے کی بوریت کے تاثرات ختم ہو گئے ہیں۔ بہرحال جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں وہ واقعی درست ہے۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میرا سبجیکٹ تاریخ ہے، اس کے ساتھ ساتھ مجھے بچپن سے ہی سفلی علوم حاصل کرنے کا بھی بہت ہی شوق تھا۔ کافرستان میں ہمارے رشتہ دار آباد ہیں، میں سال میں ایک بار کافرستان رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جاتی ہوں تو وہاں کے سفلی علوم کے ماہرین سے بھی ملتی ہوں۔ مجھے ایک بار بتایا گیا تھا کہ سفلی علوم میں دنیا کا سب سے بڑا ماہر ایک یوگی ہے جسے شری مہاراج کہا جاتا ہے۔ وہ تابات کے انتہائی دشوار گزار پہاڑی علاقے جسے چانگ کہا جاتا ہے کی غار میں رہتا ہے۔ وہ سفلی دنیا کا شہنشاہ ہے اور بے شمار سفلی طاقتیں اس کے متحد کام کرتی ہیں۔ میں تمام سفلی علوم کے ماہروں سے شری مہاراج کی تعریف سنی تو چند ماہ ہوئے میں ایک آدمی کے ساتھ ان سے ملنے کے لیے گئی۔ ہم بڑی مشکل سے ان تک پہنچے۔ یہ واقعی سفلی دنیا کے شہنشاہ ہیں۔ انہوں نے میری فرمائش پر مجھے بھی چند طاقتیں بخشی ہیں۔ وہیں باتوں باتوں میں انہوں نے تمہارا ذکر کیا۔ تم نے شاید نادانستگی میں ان کے کسی چیلے کو نقصان پہنچایا تھا جس پر انہیں تم پر بے حد غصہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی روز تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ ابھی وہ کسی کام اور عمل میں مصروف ہیں، اس سے فرصت ملتے ہی وہ تمہارے خلاف کام کریں گے۔ میں خاموش رہی کیونکہ میں تو تمہیں جانتی ہی نہیں تھی۔ یہاں اچانک جب تمہارا ذکر آیا تو مجھے شری مہاراج کی بات یاد آ گئی اور میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تمہیں شری مہاراج کے پاس جا کر ان سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ کسی بھی لمحے وہ تمہیں جلا کر بسم کر دیں گے۔ شانتی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ سفلی دنیا کا شہنشاہ میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ اس لیے گندے اور نجس سفلی علوم مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے تمہیں فکر مند ہونے کی ذرا بھی ضرورت نہیں ہے، عمران نے کہا اور ایک بار پھر اٹھ کھڑا ہو گیا۔ ارے ارے بیٹھو تو صحیح، تم ناراض ہو گئے؟ میں تو تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہی تھی۔ اگر تمہیں کوئی فکر نہیں تو ٹھیک ہے، شری مہاراج جانے اور تم جانو، لیکن اب آ گئے ہو تو میری یہ خواہش پوری کرتے جاؤ۔ شانتی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ کیسی خواہش؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ اس کا لہجہ یکلخ انتہائی تلخ ہو گیا تھا۔ دیکھو میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں، اس لیے میں تمہیں اپنا بھائی بنانا چاہتی ہوں۔ سریا کی طرح تم بھی میرے بھائی بن جاؤ، مجھے بے حد مسرت ہوگی، شانتی نے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اس میں بننے بنانے کی کون سی بات ہے؟ تم نے اگر مجھے اپنا بھائی سمجھ لیا ہے تو بس ٹھیک ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن ہمارے دھرم میں بھائی اس وقت بنتا ہے جب بہن بھائی کے بازو پر پوتر دانا باندھ دیتی ہے، شانتی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پوتر دانا؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ سنا ہوا ہے کہ تمہارے دھرم میں بہنیں اپنے بھائیوں کو راکھی وغیرہ باندھتی ہیں، یہ پوتر دانا تو میں پہلی بار سن رہا ہوں، عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تم نے درست کہا ہے، راکھی اس وقت باندھی جاتی ہے جب بھائی کسی خطرناک مہم پر جا رہا ہو۔ یہ رنگین مقدس ڈوری ہوتی ہے جو کلائی پر باندھی جاتی ہے، لیکن ہمارے دھرم کی کوئی عورت اپنے دھرم سے ہٹ کر کسی اور کو بھائی بناتی ہے تو اس کے بازو پر پوتر دانا باندھتی ہے۔ پوتر دانا ایک قسم کا بیج ہوتا ہے جس سے ہمارے یوگی مالا بناتے ہیں۔ تم بے شک اسے فوراً اتار دینا، لیکن میری تسلی ہو جائے گی، تم میرے بھائی بن گئے ہو، شانتی نے جواب دیا۔ لیکن تم مجھے ہی بھائی بنانے پر
क्यों तुली हुई हो? इमरान ने कहा, बस ये तो अपने मन की बात होती है। मुझे तुम जैसा भाई मिल जाए तो मेरा मन शांत हो जाएगा, शांति ने कहा, और इसके साथ ही उसने झुककर फोन के करीब पड़ी हुई स्याह रंग की एक डोरी उठाई जिसके अंदर एक दाना परोया हुआ था। ये देखो, लो, ये कोई गलत चीज नहीं है और ना ही तुम्हारा धर्म भ्रष्ट होगा। ये एक बीज है, बस मेरी ख्वाहिश है, एक बहन की ख्वाहिश। शांति ने डोरी इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह धर्म भ्रष्ट होना तुम्हारे धर्म की फिलॉसफी है। इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं होता, न इसका कोई तसव्वुर है। इमरान ने उसके हाथ से लेकर डोरी ली और इसे मौजूदा दाने को गौर से देखने लगा। वो वाकई कोई बीज लगता था जिसके दरमियान सुराख था और डोरी को इसके अंदर से गुजारा गया था। ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो बांध दो इसे मेरे बाजू पर, मुझे कोई एतराज नहीं है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और डोरी वापस शांति की तरफ बढ़ा दी। शांति के चेहरे पर इंतहाई मसरत के तासरात उभर आए। बेहद शुक्रिया, शांति ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर डोरी इमरान के हाथ से लेकर वो आगे बढ़ी और उसने डोरी को बाकायदा इमरान के बाजू पर बांध दिया। बस तसल्ली हो गई तुम्हारी? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, लेकिन अब इसे तुम वापस अपने फ्लैट पर जाकर खोलना। इतनी देर तक इसका बंधा रहना जरूरी है, क्योंकि पवित्र दाना जितनी देर तुम्हारे बाजू पर बंधा रहेगा इतना ही हमारा रिश्ता मजबूत होगा। शांति ने एक बार फिर मिन्नत भरे लहजे में कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। तुम लोग हद दर्जा तोहम परस्त हो। ठीक है, बहन की इतनी ही खुशी है तो बहरहाल भाई को पूरी करनी चाहिए, इमरान ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। शांति ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और इमरान इससे पहले के कमरे से निकलता वो पहले ही बाहर निकल गई। जैसे ही दहलीज को पार करने के लिए कदम उठाया, अचानक उसे यूं महसूस हुआ जैसे इसके जहन में कोई खौफनाक धमाका हुआ हो। उसने सर को झटका दिया, लेकिन दूसरे ही लम्हे एक और धमाका हुआ और इसका जहन इसका साथ छोड़ चुका था।